नमस्कार। मंगल भवन 24 के इस पेज पर आज एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शन्नु श्रीवास्तव, मंगल भवन पेज की संस्थापिका हूँ। मंगल भवन 24 पेज का उद्देश्य हमारे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना है। हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे साथ अनेक समस्याएं जीवन पर्यंत साथ-साथ चलती रहती हैं। हमारा उद्देश्य इस मंच के माध्यम से इन्हीं समस्याओं पर चर्चा करना और समस्याओं का समाधान निकालने का एक प्रयत्न है। मैं इस मंच पर अलग-अलग समय पर अलग-अलग मुद्दों को लेकर आती हूँ और अपने साथ नए अतिथियों को आमंत्रित करती हूँ। आज हमारे इस पेज पर मंगल भवन 24 के इस पेज पर युवाओं को लेकर मुद्दा स्थापित है। हमारे समाज में बुजुर्ग और बच्चों पर हमेशा चर्चा की जाती है। बुजुर्गों की समस्या को अहम माना जाता है, बच्चों के परवरिश को अहम माना जाता है, लेकिन बीच में जो एक युवा वर्ग है, जो कि वृद्ध बुजुर्ग का एक सहारा है और बच्चों का एक अभिभावक है, वह एक जो बीच में युवा वर्ग होता है, इस पर हमारा ध्यान कम जाता है। हम ये मानकर चलते हैं कि जो युवा वर्ग है वो हमेशा सक्षम है। युवा वर्ग के लिए हमारे अंदर कुछ नकारात्मक भाव ज़्यादा आते हैं कि वो कुछ भटक रहे हैं, उनके साथ कोई समस्याएँ नहीं हैं, वो कुछ अलग तरीके से रहना चाहते हैं, उन्हें बुजुर्गों का ख़्याल नहीं है, उनके साथ कोई समस्याएँ नहीं है। ऐसे करके अनेक भ्रांतियाँ हमारे मन में युवा वर्ग के साथ होता है। लेकिन युवा वर्ग की अपनी अलग समस्याएँ होती हैं, उनके कुछ सपने होते हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए उन्हें अलग-अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी मुद्दे को लेकर आज मैं इस मंच पर कुछ युवा जागरूक अतिथियों को आमंत्रित किया है, जिन्होंने समाज में अपना एक स्थान बनाया हुआ है। अपनी मेहनत और अपने परिश्रम के बल पर उन्होंने अपनी योग्यता को दिखाने के लिए एक स्थान समाज में बना लिया है। लेकिन उनसे बात करने पर मुझे ये पता चला कि उनके जीवन में जो समस्याएँ हैं, उन पर चर्चा करना अति आवश्यक है। तो मेरे साथ आज मैंने 3 अतिथियों को इस मंच पर आमंत्रित किया है। मैं उन्हें एक-एक करके यहाँ पर बुलाती हूँ और उनसे आपका परिचय कराकर फिर उनके ही बातचीत के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके जीवन में किस प्रकार की समस्याएँ हैं, उनके सपने किस तरह साकार हो रहे हैं और अपने सपनों को साकार करने के चक्कर में उन्हें किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस पर आज हम खुलकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर प्रखर। मिस्टर प्रखर, आपका इस मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है प्रखर जी? आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ। नमस्ते शन्नु जी। बहुत-बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम पे हमें बुलाने के लिए। जी प्रखर जी। प्रखर हमारे साथ जुड़े हैं जो कि एमएनसी में एक सीनियर कंसल्टेंट हैं। अपनी योग्यता और अपने परिश्रम के बल पर इन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। लेकिन इनके साथ आज बात करके हमें पता चलेगा कि इस मुकाम तक पहुँचने के बाद भी जीवन में किन-किन समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ता है, वो चाहे उनका वर्क प्लेस हो या समाज हो या परिवार हो। इसके बाद हमारे साथ जुड़ती हैं प्रज्ञा। हेलो प्रज्ञा जी, आपका इस मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है। प्रज्ञा जी क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। इन्होंने भी अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है और एक मुकाम हासिल किया हुआ है। लेकिन आज हम इनसे भी ये जानना चाहेंगे कि यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या इनके जीवन में कोई अधूरापन है? किसी समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ता है या अपने जीवन से ये पूर्णतः संतुष्ट हैं? हम इस बातचीत के माध्यम से आज ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारी तीसरी अतिथि हैं रिद्धि। रिद्धि जी एक न्यूज़ राइटर हैं और ये भी अपनी योग्यता के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर ही यहाँ तक पहुँची हैं।
हम आज अपने इन तीनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से मंगल भव 24 के इस पेज पर। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप तीनों से ये जानना चाहूंगी कि आज मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप खुलकर इस मंच पर चर्चा कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं, या इस मुकाम तक पहुंचने के बाद आप किस तरह क्या महसूस करते हैं, जीवन में आगे कुछ और हासिल करने की आपकी तमन्ना है या आपको लगता है कि आपको जो चाहिए था वो आपने हासिल कर लिया है। हम आज इसी बारे में बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल एक साथ आप तीनों से ही है, आप जो भी चाहे इसमें से आप जवाब दे सकते हैं। आपके सामने खुला आकाश है, आपने एक उच्च शिक्षा हासिल की है, उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद एक अच्छे पद पर बड़े शहर में रहकर आप नौकरी कर रहे हैं, आपके पास पंख हैं, खुलने की उड़ने की पूरी आज़ादी है। तो क्या आप अपनी लाइफ से पूरी तरह सेटिस्फाइड हो चुके हैं या अभी भी आपको कुछ लगता है कि कहीं कुछ खालीपन है? किसी भी प्रकार का खालीपन, चाहे वो आपके ऑफिस में एक और प्रमोशन की चाहत है या आपके लाइफ में, सोशल लाइफ में आप एक कुछ एंटरटेनमेंट या किसी तरह का मनोरंजन जो आप चाहते हैं उसके लिए आप समय नहीं निकाल पाते हैं, या अपना परिवार जो आपका है उसके लिए समय दे पाना या उन लोगों के साथ समय व्यतीत कर पाने की कोई चाहत आपके अंदर है, या आप अपने लाइफ से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो युवा वर्ग है आज, हमारा जो पेरेंट्स वाला जो जनरेशन होता है या हमारे सोसाइटी में और जो लोग होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि बच्चे तो बस निकल गए, उनके पंख लग गए। हमेशा कहा जाता है इनके तो पंख लग चुके हैं, ये तो खुले आकाश में उड़ रहे हैं। तो क्या खुले आकाश में उड़ने के बावजूद आपको धरातल पे जो आपसे छूट रहा है उसके उसको पकड़ने की चाहत आपके अंदर कभी लगती है, या आपको लगता है कि आप जहाँ हैं वहाँ संतुष्ट हैं? आप में से जो भी जवाब देना चाहे वो फिंगर अप करके बता सकता है, फिर वो जवाब दे। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ जी, इसका जवाब जैसे अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन हमेशा थे कि एक आप जहाँ पर हैं उससे आप हमेशा आगे तो जाना चाहते ही हैं। ऐसा होता है कि आपको खुश रहना है जो आपको अभी मिला है, बट हमेशा एक चाह होनी चाहिए कि आपको और ज़्यादा अचीव करना है अपने लाइफ में, एक प्रमोशन हो गया या एक करियर में भी आगे बढ़ना हुआ। क्योंकि जहाँ आप सैटिस्फाइड होके रुक गए, वहाँ वैसे ही आप पीछे छूट जाते हैं। तो वो तो हमेशा रहता ही है कि आप बाहर रहते हैं, आपको पता रहता है कि आपको हमेशा आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़, ये चीज़ तो रहता ही है कि आप जब घर से दूर रहते हैं, फिर इस उम्र में माँ-बाप भी घर पे रहते हैं, तो एक वो हमेशा लगा रहता है कि आप इस हर चीज़ों को छोड़ के आगे तो बढ़ रहे हो, बट पीछे आप जो छोड़ रहे हो उस चीज़ की चाह हमेशा रह जाती है। तो वो दोनों चीज़ एक साथ लगी रहती है कि आपको कुछ ना कुछ खोना तो पड़ता ही है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर आप देखते हो कि जिनको आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो उनकी भी खुशी है इसमें ही, तो वो भी देख के अच्छा लगता है कि आप आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो जी, ये बहुत अच्छी बात कही। हाँ, प्रखर तो जी ये ने लगा बहुत ही अच्छी रहता है। बात हाँ। कही। जी, कि अगर हम कुछ पाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो पीछे कुछ न कुछ तो छूटता है। सिंपल सी बात है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बहुत सही बात कही आपने। और जो कुछ हम छोड़ते हैं या जो हम खोते हैं, उसके लिए हमारे मन में एक चाहत हमेशा बनी रहती है और उसके लिए हमें लगता है कि वो हमें मिलना चाहिए, वो एक हम बड़ी चीज़ खो रहे हैं। थोड़ा मैं इसमें बस एक बात ऐड करना चाहती हूँ। मैं हाँ जी, कंप्लीटली एग्री बिल्कुल। करती हूँ जो प्रखर जी ने बोला है, बिल्कुल सही बात बोली है। और मैं साथ में ये कहना चाहती हूँ कि हम जहाँ पे हैं हमें खुद में सेटिस्फाइड फील करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें अगर हम सोचेंगे नहीं आगे बढ़ने के बारे में, अगर हम विजन नहीं रहेगा हमारे दिमाग में, तो हम हमेशा वही रह जाएंगे। इसलिए वो विजन होना बहुत ज़रूरी है कि हमें आगे बढ़ते रहना है। जी, बहुत बहुत सही बात है, क्योंकि जहाँ एक बार हम सैटिस्फाइड हो गए अपनी लाइफ में, वहाँ पे हमारी ग्रोथ रुक जाती है, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो हम सैटिस्फाइड ना हो, लेकिन इसके साथ ही एक प्रश्न ये भी उठता है कि अगर सैटिस्फैक्शन का हम एक लेवल डिसाइड नहीं करते हैं, तो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा क्रिएट हो जाता है। कितना चाहिए? क्या इसका कोई गोल निर्धारित
किया हुआ है आप लोगों ने कि क्योंकि लिमिट नहीं है किसी भी चीज़ की, ना ही जॉब में आगे ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, ना ही सैलरी पैकेज का कोई लिमिट है। तो जहाँ तक हम देखते हैं कि आज हमारे समाज में आज बहुत कम एज में बच्चे बहुत अच्छा पैकेज पाने लग जाते हैं और बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ होती है। तो एक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है क्योंकि आजकल प्राइवेट सेक्टर में काम ज़्यादा हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है। तो आज हमें एक बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है, लेकिन हम कहते हैं हम कितने भी अच्छी स्पीड में रोड पे चल रहे होते हैं, पर हमारे आगे गाड़ी हमेशा चल रही होती है। आप कितने भी 100-150 किलोमीटर की स्पीड से भी चल रहे हो, तो भी आपके आगे कोई ना कोई गाड़ी आपको हमेशा हाईवे पे मिलेगी। तो ये जो है कंपटीशन वाली फीलिंग यूथ के अंदर, ये एक जो है मेंटल हेल्थ का इशू क्रिएट कर रहा है क्योंकि कहीं भी कंपटीशन इतना ज़्यादा है। ऑफिस में आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका है, लेकिन आपका अप्रेजल अच्छा नहीं हुआ। आपको जो इंक्रीमेंट आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि ये इंक्रीमेंट मुझे मिलना चाहिए, वो इंक्रीमेंट आपको नहीं मिला। तो इससे आप क्या डिप्रेस होते हैं? प्रगति जी, रिद्धि जी, आप अभी तक कुछ नहीं बोली, तो मैं इसका जवाब चाहूँगी कि आप दीजिए कि आपका हाँ जी, बोलिए। तो शनु जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप बोले कि एक पॉइंट पे आके लगता है कि जॉब में सैटिस्फैक्शन होती है या नहीं होती है, या फिर मतलब किस लेवल तक का गोल मतलब रहता है, कब कब आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगी, ऐसा कुछ। तो इस चीज़ पे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब आप एक बार काम करना शुरू कर देते हो और उसके बाद सडनली अगर आप किसी कारण आप जॉब नहीं कर पाते हो या फिर आपको काम कम मिलने लगता है, तो वो भी काफ़ी परेशान कर देती है, क्योंकि शुरू से आप उस चीज़ के लिए पढ़े और उस चीज़ की पढ़ाई की हो, और देन जब सडनली बैठ जाते हो तो लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम पूरी नहीं कर पाए। तो और रही बात सैलरी इंक्रीमेंट की, हाँ बिल्कुल लगता है, एक पॉइंट पे लगता है कि सैलरी कम है या फिर जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना मिल ही नहीं। और ये चीज़ भी काफ़ी एक पॉइंट पे वो मेंटल हेल्थ कह लो या फिर काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, लगता है यार फिर दूसरी देख ले रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा करने का। बट जब आप एक बार वो चीज़ छोड़ते हो फिर लगता है यार वही सही था, लाइक मतलब आपका चेंज होता रहेगा बट विद द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे होता है। तो मेरे ख्याल से यही लगता है कि आपको उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, अनलेस अनलेस वो काफ़ी आपके मेंटल हेल्थ को ख़राब करे, तब तक आपको कंटिन्यू करना चाहिए। जी, तो रिद्धि जी ने बात सही कही। अच्छा, आपका जनरेशन और हम आपसे आपके जो पेरेंट्स का जो जनरेशन है उसमें एक लंबा गैप होता है, 30 से 35 साल का, 25 से 30 साल का एक गैप होगा। आज से जो 30 साल पहले का समय था, वो समय ऐसा था कि एक जॉब मिल गई तो वो जॉब करते हुए इंसान जीवन गुजार देता था। पहले होता था कि जॉब मिल गई तो जॉब मिल गई, अब किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। लेकिन आज के समय में जॉब में स्टेबिलिटी मुझे लगता है बहुत कम हो गई है। प्राइवेट सेक्टर में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हमें काम पसंद नहीं है तो हमने भी तुरंत छोड़ दिया, और कंपनी को काम पसंद नहीं है तो उन्होंने तुरंत फायर कर दिया। तो ये एक ऐसी चीज है जो स्थिरता नहीं लाने देती है लाइफ में। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? प्रखर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो स्थिरता नहीं है, क्योंकि अगर आपको आपका वर्क प्लेस पसंद नहीं है तो आप हमेशा सोचते रहते हैं कि मुझे जॉब चेंज करनी है? ऐसा आपके दिमाग में रहता है, या आपके दिमाग में कभी ये रहता है कि नहीं, अभी मुझे मैंने पकड़ लिया, अब मैं 4 साल, 8 साल, 10 साल इस कंपनी में करता रहूंगा? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर हमारे दिमाग में कोई सवाल चलता रहता है हमेशा एक, तो काफी उथल पुथल जीवन में रहता है। तो प्रखर जी, क्या इस तरह का कोई आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है? देखिए,
अब जैसे पहले की जनरेशन थी आज से 20 से 30 साल पहले, तो वहाँ पे लोगों के पास वैसे ऑप्शन नहीं होते थे। आप किसी एक जॉब में घुस गए हैं तो वहाँ ये नहीं होता था कि आपको अपना पैशन करना है, आपको इस लाइन में जाना है। उस टाइम सिर्फ एक डॉक्टरी और इंजीनियरिंग ही होता था। 2 तरह की आप लाइनें, आप किसी भी लाइन में घुस जाइए। अभी जो टाइम चल रहा है इसमें लोगों के पास ऑप्शन बहुत हैं। वो अब वो करना चाहते हैं जो उनका एक्चुअल मन करता है, जिनमें उन्हें इंटरेस्ट है। और ये जो जनरेशन गैप हम लोग के में 30 साल में आ रहा है, आज आज हमसे जो छोटी जनरेशन है उनमें 10 साल में ये ज़्यादा गैप आ जा रहा है। तो वो लोग और अस्थिर हैं, वो लोग और वो चीज़ करना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है। तो ये चीज़ कहीं न कहीं अच्छी भी है, क्योंकि आप 30 साल में ठीक है, आप बेरोज़गार हैं 30 साल में वो चलता है, लेकिन आप 30 साल में डिप्रेशन में नहीं होने चाहिए। तो इंसान को हमेशा उस डायरेक्शन में इससे उस डायरेक्शन में जा रहा है जिसमें वो उसे पसंद है नौकरी, जिसमें वो एक्चुअली में खुश है। तो थोड़ी अस्थिरता तो बनी रहती है, बट एट द सेम टाइम हमको ये अस्थिरता हमारी पर्सनल निजी जीवन में नहीं बनी रहती है कि मेरे दिमाग में एक टेंशन हमेशा बनी हुई है कि ये नौकरी हमें पसंद नहीं है और हम कहीं और जा नहीं सकते हैं। तो वो चीज़ें एक अच्छी रहती है कि आपको एक टाइम के बाद स्टेबिलिटी लग जाती है कि हमको यही करना है अपनी ज़िंदगी में। वो आप इस कंपनी में करें या दूसरी कंपनी में करें, आपको पता है कि आपको वो पसंद है तो आप खुश रहेंगे उसमें। जी, बहुत अच्छी बात। और प्रज्ञा जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या आप लोगों के ऊपर कोई सामाजिक दबाव है पहचान बनाए रखने की, अपनी एक पोजीशन बनाए रखने की, एक दूसरे से आगे बढ़ने का होड़, वो आपके वर्क प्लेस पे या वर्क प्लेस पे आपका जो डेजिग्नेशन है उसको लेकर के सोसाइटी में इस तरह का कोई सोशल प्रेशर आप लोग क्या महसूस करती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आज के टाइम में सोसाइटल प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, कि क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हर कोई इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आई थिंक आज के टाइम में देखने को मिलता है कि अ, मतलब कोई बहुत बेटर कर रहा है, कोई बहुत ऊँचे पोज़ीशन पे है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ फ़ील होती है कि इस मतलब इस टाइम पे हमें भी यहाँ होना चाहिए था, या फिर हमें मतलब या फिर हम बेटर कर रहे हैं कुछ लोगों से, तो वो चीज़ तो डेफ़िनेटली एग्ज़िस्ट करती है। बट मुझे लगता है कि अगर आप अपने काम में खुश हो, अगर आप जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, तो वो चीज़ कहीं न कहीं कम हो जाती है। उतना प्रेशर फिर नहीं फ़ील होता है अपने काम को लेकर के। जी। अब मेरा एक सवाल है, जो ज़्यादातर पेरेंट्स की शिकायत है आज के जनरेशन से, ये थोड़ा आपके वर्क प्लेस और आपके ऑफिस के माहौल से हट के है। ये मुझे पता है कि ये शिकायत है हमारे जनरेशन के या आपके मम्मी-पापा के जनरेशन के लोगों की, लेकिन ये आपकी रिक्वायरमेंट है, इसके बिना आपका जीवन चल ही नहीं सकता है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा समय देना, ये आज के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अखरता है। उन्हें लगता है हमारे बच्चे हर वक़्त इंटरनेट में घुसे होते हैं, हर समय उनके हाथ में मोबाइल है, हर समय लैपटॉप में घुसे हैं। इनका उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, ये हमारे लिए समय नहीं देते हैं, ऐसा-ऐसा आप ये आपके लिए मेरे मुँह से सुन रहे हैं, लेकिन ये आप अपने घर में अगर पेरेंट्स के साथ होंगे तो हमेशा ही उनके मुँह से भी ये बात सुनते होंगे और ये फैक्ट भी है। और ये हम समझते भी हैं कि हमारा जीवन आधारित हो चुका है बहुत ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी पे, इसके बिना जीवन चल ही नहीं पाता है। और ख़ास करके आज के युवा वर्ग का तो मुझे लगता है 24 आवर में, मुझे लगता है, अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइएगा, 18 आवर्स तो मुझे लगता है आप लोगों का अ, इस पे लैपटॉप और मोबाइल पे गुज़रता होगा। तो ये जो क्या ये एक एडिक्शन है या आपकी सचमुच ये रिक्वायरमेंट है? आप कुछ देर के लिए इसको अवॉइड कर सकते हैं या आपकी इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आपको आदत पड़ चुकी है इन चीज़ों की? शर्मा जी, मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि एक तरह से देखा जाए, अगर काम के पर्पज़ से देखा जाए तो वो यूज़ करना पड़ता है। बट अगर एडिक्शन के पर्पज़ से देखा जाए तो शायद जो आजकल के ज़्यादा बच्चे हैं वो ज़्यादा एडिक्टेड हैं एज़ पर। और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो डेफ़िनेटली आजकल काफ़ी अगर 2 मिनट भी फ़ोन दूर रहता है तो
उस चीज़ से वो लगता है कि फ़ोन दूर है, बट वो डिपेंड भी करता है कि लोग उसको कैसे यूज़ कर रहे हो। रही बात पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स ऑफ कोर्स जब भी फ़ोन हाथ में देखते हैं तो बोलते ज़रूर हैं कि सोशल मीडिया इतना नहीं यूज़ किया करो, और उनका कहना भी सही है एक तरह से, बट वही चीज़ है कि या फिर आप पेरेंट्स को ये समझाने में सक्षम रहो कि हाँ, कि हम सोशल मीडिया एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर ये जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हम किसी पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, नॉट एज़ कि हम पूरे टाइम कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से यही है, बाकी जो प्रखर जी या प्रज्ञा जी बोल। आपकी नज़रों में क्या ये लैपटॉप और मोबाइल का जो यूज़ है, इसने हमें हमारे फिज़िकल वर्क से दूर कर दिया है? क्या आप तीनों इस बात से एग्री हैं कि हम एंटरटेनमेंट के लिए भी अब मोबाइल और लैपटॉप पे ही डिपेंड हो गए हैं? जो हमारा पहले एंटरटेनमेंट के लिए हम बाहर निकला करते थे, घर से बाहर निकलते थे, खुले मैदान में जाते थे, पार्क में जाते थे, अब वो हम समय बिताने लग गए हैं मोबाइल में। तो आप क्या इस बात को मानते हैं कि इसका आपके स्वास्थ्य पर कहीं कुछ नेगेटिव असर पड़ता होगा? इस बात से आप एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते हैं? ये बिल्कुल एग्री करते हैं। वो तो हमें असर दिखता ही है कि जैसे पहले के समय में था, इतना थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी होती थी, बट अब ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई है। इसीलिए अब लोगों को जिम जाना पड़ता है या कहीं क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है ताकि थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी उनको अलग से करनी पड़े। तो ये तो हम लोग खुद ही फील करते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। खासतौर से बड़े शहरों में रह के तो ये और ज़्यादा खराब होती जा रही है, हवा दूषित वगैरह होने की वजह से। और तो ये चीज़ें तो है ही कि हमें टोटली एग्री करते हैं हम इस पॉइंट से तो। मुझे भी ये लगता है कि हमें आज के टाइम में थोड़ा और ज़्यादा प्रिविलेज मिल गया है कि हम कोई भी चीज़ घर बैठे ऑर्डर कर लिए, कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगा लिए, सामान हमारे लिए बहुत ईज़िली अवेलेबल हो गया है, अवेलेबिलिटी बहुत ईज़ी हो गई है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब हमारी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है, जैसे हम बचपन में हुआ करते थे, स्कूल्स में करते थे, इतने सारे एक्टिविटीज़ होते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे, वो चीज़ें एक्चुअली में बहुत कम हो गई है आज के टाइम में। तो क्या आप लोगों को लगता है कि आपको इस पे काम करना चाहिए? आपको मेहनत करनी चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि फिज़िकल एक्टिविटी आपकी हो? क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, बच्चों का हेल्थ सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चे कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप लोग अपने 24 आवर में से कितना समय अपने हेल्थ को बेटर बनाने के लिए देते हैं? ऑनेस्टली बताइएगा। दिन के कितने घंटे, कितने मिनट अपने हेल्थ के लिए आप देते हैं? मैं इसका जवाब आप तीनों से ही चाहूँगी। प्रखर जी आप, उसके बाद प्रज्ञा जी और फिर रिद्धि जी, आप तीनों से मैं जानना चाहूँगी, अपने हेल्थ के लिए आप 24 आवर में से कितना समय देते हैं? वैसे तो अभी तक हम बताएँ तो पिछले 1-2 साल में मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू किया है, दिन के एटलीस्ट 2-3 घंटे, ताकि हम थोड़ा योगा या कोई और फिज़िकल एक्टिविटी कर सकें। और साथ में अच्छा खाना खाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। आप बाहर का जंक उतना नहीं खा रहे हैं, तो एटलीस्ट हम अपने दिन के 2-3 घंटे इस पे रखते हैं कि फिज़िकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ और जो अच्छा खाना आप खा सकें उसमें। प्रज्ञा जी, अब इसका बिल्कुल। जवाब। बिल्कुल, मैं जैसे कि मैंने बोला कि हमारे हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से अपने फ़ोन्स में या मतलब इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट कम रखेंगे, हमारे ऊपर है वो चीज़। तो अभी जैसे मैं शाम के टाइम कोशिश करती हूँ कि मैं वॉक पे निकल जाऊँ, ऑफ़िस से आने के बाद थोड़ा वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम दिन भर ऑफ़िस में होते हैं, बैठे होते हैं। इवन ऑफ़िस में काम करते-करते भी ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो फिर हमारे ही हेल्थ पे वो इफ़ेक्ट करता है, तो वो ज़रूरी होता है। साथ में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लिए कुछ ना कुछ कुक करूँ अच्छा, तो ये चीज़ें मैंने शुरू करी हैं। अब रिद्धि जी, आपके लिए ये सवाल है।
आप अपने हेल्थ के लिए दिन भर में कितना समय निकालती हैं? अगर खान-पान में देखा जाए तो शायद बेकार है, उसपे शायद इम्प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि ऑफ़िस जब एक बार स्टार्ट होता है तो लगता है कि ये कर ले, फिर टाइम नहीं निकलता है। बट हाँ, ऑफ़िस के बाद ज़रूर ये लगता है कि कहीं बाहर जाएँ, कहीं मतलब निकलें तो या फिर किसी से जाके बात करें तो अक्सर मैं नोएडा में शाम को बाहर निकल ही जाती हूँ, चाहे मेरी छत पे हो या बाहर वॉक करने शाम को 7-8 बजे, तो इतना टाइम मैं देती हूँ अपने आप को कि मैं वॉक ज़रूर करूँ क्योंकि मैं ऐसे घर में दिन भर नहीं रहने वाली लड़की हूँ, तो एक टाइम जी। निकाल ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम के साथ-साथ, क्योंकि अभी आप लोगों ने खुद ही ये इस बात को एक्सेप्ट किया है कि एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा नहीं है बड़े शहरों में, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है, आपको फ्रेश एयर नहीं मिल रहा है, फ्रेश वेजिटेबल नहीं है, फ्रेश फ्रूट्स नहीं है। तो आप बड़े शहरों में रह के जॉब कर रहे हैं, तो इस उसके साथ-साथ आपको हेल्थ के लिए पूरी तरह से कॉन्शियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो जिम जाइए या मॉर्निंग वॉक करिए। खान-पान में भी जो जंक फूड खाना है बाहर से मंगा कर खाने के बजाय अगर आप घर में जो जहाँ भी रहते हैं, अब इस बात के साथ एक नया टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप तीनों बड़े शहरों में रह कर के, घर से दूर रह कर के जॉब करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप पीजी में रहते हैं या आप अपना रूम लेकर के वहाँ रह कर के जॉब कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहूँगी कि पीजी में रहने का एक्सपीरियंस, हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस या अपना रूम में रहकर रहने का एक्सपीरियंस अगर आप तीनों के पास है, तो प्लीज़ एक-एक करके शेयर करिए और ये बताइए कि तीनों में से कहाँ पे रहना आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है? वहाँ का खान-पान आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभदायक रहता है? तो मैं शुरू करना चाहूँगी प्रज्ञा जी आपसे कि आप बताएँ आप रूम लेकर रहती हैं या पीजी में या हॉस्टल में और कहाँ पे रहना आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं अपने स्वास्थ्य के लिए और सेफ्टी के लिए? जी। मैं अभी तो एक फ्लैट में रह रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स हैं हमारे साथ, तो मैं फ्लैट में रह रही हूँ, पीजी में भी रहा हुआ है, हॉस्टल में भी रहा हुआ है। तो मुझे लगता है जैसे कि जब मैं पीजी में थी, तो वहाँ सुबह ब्रेकफ़ास्ट मिल जाता था, लंच के टाइम पे लंच मिल जाता था, डिनर के टाइम पे डिनर, सब कुछ बिल्कुल टाइम फिक्स रहता था। तो हमारा जो रूटीन था वो बिल्कुल सेट था कि ब्रेकफ़ास्ट, लंच और फिर डिनर का सब कुछ सेट था। बट फिर उसमें ये भी था, उसका डिसएडवांटेज ये था कि अगर नहीं भी पसंद है तो भी खाना है, अच्छा खाना नहीं भी मिल रहा है तो भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास कुछ और। बट अब जब मैं देखती हूँ कि मैं फ्लैट में हूँ तो मैं अपने हिसाब से मैं कुक कर सकती हूँ, जो मन है मैं बना सकती हूँ और हाइजीनिक तरीके से बना सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी मैं ज़्यादा बेटर तरीके से अपना खान-पान देखती हूँ। मतलब आपका कहना है या आपका एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप फ्लैट लेके या रूम लेकर रहती हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, वहाँ आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकती हैं, अच्छा बना के खा सकती हैं। जी। प्रखर जी आप किस तरह रहते हैं? फ्लैट में या पीजी में? मैं भी यहाँ पे फ्लैट लेके ही रहता हूँ और वही जो बात प्रज्ञा जी ने बोली उन्हीं पे एग्री करते हैं, क्योंकि आप पीजी में मैंने रहा है और हॉस्टल में भी रहे हैं, लेकिन वहाँ पे दिक्कतें सिर्फ इसी चीज़ की होती है कि आपको खान पान पे कंट्रोल उतना नहीं होता। आप जैसा भी खाना मिल रहा है आपको, हेल्दी अनहेल्दी, तेल ज़्यादा मसाले ज़्यादा, जैसा भी मिल रहा है आपको खाना पड़ता है। एंड साफ सफाई एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। जो आप अपने हिसाब से रहते हैं तो आप अपने हिसाब से आप साफ सफाई वगैरह सब कुछ देख के रह सकते हैं। ये हॉस्टल और पीजी में उतना आपको थोड़ी दिक्कतें होती हैं इन सब चीज़ों को लेके। तो फ्लैट मेरे लिए सबसे सही इसीलिए पड़ता है कि आप अपने हिसाब से रह सकते हैं, अपने हिसाब से आप खा-पी सकते हैं और आपके ऊपर कंट्रोल है सब कुछ का। तो क्या आप अपना खाना खुद बनाते हैं या आपने मेड लगाई हुई है? मेड लगाई हुई है, बट कई बार खुद से भी बनाना हम पसंद करते हैं, तो वो चीज़ आपके पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है। ओके। और रिद्धि जी, आप तो मेरे आपका साथ अनुभव क्या कहता है? मैं वैसे तो पीजी में रहती हूँ। मैं 2 पीजी में रह चुकी हूँ, एक विद फूड रही थी और अभी जो प्रेज़ेंट में रह रही हूँ विदाउट फूड है। तो मेरे हिसाब से जो विद फूड रहता है और जो विदाउट फूड रहता है दोनों एक
एक तरह से एक ही पड़ता है, क्योंकि विद फूड वाला पीजी में वही खाने का इशू हो जाता है, हाइजीन का इशू हो जाता है, प्लस आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ऑलरेडी बाहर से मंगाते हो। और तो इसीलिए मैं मतलब पीजी रहना तो अच्छा लगता है, लेकिन विद फूड वाला नहीं अच्छा लगता। और जो अभी मैं करंट पीजी में रहती हूँ वहाँ पे विदाउट फूड है, वो अपना सेपरेट किचन दिए हैं तो अपना बनाओ खाओ, तो वो ज़्यादा मेरे हिसाब से अच्छा है, अपना कुक भी रख सकते हो। और प्लस पीजी में रहना इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि आसपास क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं, तो सोशल होने के लिए शायद मैं ढूंढती हूँ लोगों से बात करना, तो इसीलिए मुझे अभी प्रेजेंट टाइम में पीजी ही ठीक लगता है। और फूड पर्पज से देखा जाए, हाँ थोड़ा वो होता है कि खुद से बनाओ, और फिर वो कुक रखी थी बट कुक जची नहीं, लेकिन फिर हो जाता है, फिर भी मतलब खाना पीना हो जाता है। ये अच्छी बात है, अपना खाना अगर हम खुद बना लें तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। अब एक कोरोना जब हमारे सामने आया, हमारे एक दौर दिखाकर गया कोरोना, उसके बाद से एक नया ट्रेंड आ चुका है वर्क फ्रॉम होम का। मैं ये आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आपको क्या पसंद है। वर्क फ्रॉम होम ने एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दे दी है कि आप घर बैठे काम कर सकते हैं, आपको ऑफिस नहीं जाना है, घर में रहिए आराम से, जैसे रहना है रहो और ऑफिस का काम करो, घर बैठे काम भी हो जाए और सैलरी भी आ जाए। लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है आप लोगों के ऊपर? क्या आपको अच्छा लगता है वर्क फ्रॉम होम, या आप ऑफिस जाना ज़्यादा पसंद करते हैं? या ऑप्शन ठीक है, कभी वर्क फ्रॉम होम कर लिया और कभी ऑफिस चले गए, 3 ऑप्शन है अभी। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो पहले का था कि ऑफिस जाना ज़रूरी है, ऑफिस में जाके हम काम करेंगे, वो सही था? क्योंकि उसमें एक अलग तरह का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता था, एक अलग ग्रोथ होती थी। और एक जो आज का ऑप्शन है वर्क फ्रॉम होम का, वो घर बैठे हमारा काम हो जाता है, बट हम बहुत सारी चीज़ें जो हम बाहर जाके सीखते थे, उससे वंचित रह जाते हैं। ये इसमें इससे आप कहाँ तक एग्री हैं? आपकी नज़र में क्या अच्छा है, क्या होना चाहिए? वर्क फ्रॉम होम को कंटिन्यू करें या ऑफिस ही जाना फिर से शुरू हो जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा? प्रज्ञा जी मैं आप। जी, हाँ, मेरे लिए तो जैसे आपने बोला कि कभी ऑफिस जाना, कभी नहीं जाना, ये ऑप्शन होना चाहिए। आई थिंक ये जो हाइब्रिड सिस्टम अभी शुरू हुआ है मोस्टली आफ्टर कोविड, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो आई थिंक बेस्ट है कि आपके पास दोनों चीज़ का ऑप्शन है कि आप 3 दिन ऑफिस गए, 2 दिन आप घर से काम कर लिए, तो आपको दोनों चीज़ की बेनिफिट मिल रही है। आप सोशली भी कनेक्ट हो पा रहे हैं लोगों से ऑफिस में जा करके, और घर रह करके आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हाइब्रिड सिस्टम सबसे अच्छा होता है। चलिए ये तो बहुत सही बात है। प्रखर जी आपकी क्या राय है इस बारे में? यही है, अब जो हाइब्रिड सिस्टम शुरू हुआ है वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि आपको थोड़ा फिजिकल वर्क भी होता है, और एक जो आपने बात बोली पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो बात बात होती है, तो हमारे साथ भी यही कि हफ्ते में 2 से 3 दिन हम लोग ऑफिस जाते हैं। उससे आपका ये भी है कि थोड़ा फिजिकल वर्क, थोड़ी पर्सनालिटी, और आप लोगों से भी मिलते हो, कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, वो चीज़ अच्छी रहती है। अब बाकी दिन आप फ्लेक्सिबिलिटी से घर से काम कर लें, क्योंकि घर से काम ज़्यादा अच्छे से होता है। तो ये एक जहाँ तक हाइब्रिड मुझे सिस्टम। लगता है। हाँ। हाँ, बोलिए। हाँ, मतलब हाइब्रिड सिस्टम ज़्यादा सही है। तो अब मुझे लगता है रिद्धि जी का भी यही जवाब होगा कि जी, आप मैं भी सही। बिल्कुल प्रखर जी और प्रज्ञा जी से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इवन हाइब्रिड भी ठीक है और फुल टाइम भी ठीक है, क्योंकि पर्सनैलिटी वाइज़ जैसे आपने पहले बोला शंदु जी, वो बहुत ज़रूरी होता है, और वो मैंने रियलाइज़ किया है घर पर रह के काम करके कि अब जो मेरी डेस्परेशन है वो है कि मैं ऑफ़िस जाऊँ, और ऑफ़िस जब नया-नया मिला था तो काफ़ी अच्छा लगता था, बट पर्सनैलिटी वाइज़ देखा जाए तो डेफ़िनेटली ऑफ़िस बहुत ही सही जगह होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऑफ़िस जाके। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपकी इस बात, आप सबकी तीनों की इस बात से सहमत हूँ कि ऑफिस जाना, जो हमारे घर में रह के हम कितना भी कर लें, हमारी वो ग्रोथ नहीं होगी, हमारा पर्सनैलिटी उस तरह से डेवलप नहीं होगा जितना हम बाहर जाके नए-नए लोगों के साथ बैठ कर के जो सीखते हैं, वो चीज़ नहीं होता। लेकिन ठीक है, अगर ये भी हाइब्रिड सिस्टम जी बहुत सही है, आपको दोनों का ही मज़ा मिल जाता है। घर पे रह के भी काम कर लेते हैं और ऑफिस में भी जा कर के उसको सीख लेते हैं।
अच्छा, एक वर्किंग प्लेस पे एक बुलिंग एक बहुत बड़ा इशू सुनने में आता है, और दूसरा एक है शोषण। आपने काम किया, उसका श्रेय ले लिया हमारे बॉस ने। इन चीज़ों को आपको फेस तो करना ही पड़ता होगा, क्योंकि अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो इन चीज़ों से बच नहीं सकते, इन चीज़ों को फेस करना ही पड़ता है। तो क्या आप लोगों को भी इन चीज़ों का सामना कभी करना पड़ा, और अगर करना पड़ा तो किस तरह से आप इससे बाहर आए? इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ा? आप क्या इन चीज़ों से परेशान होते हैं, या इसको लाइटली लेकर निकल जाते हैं ये सोच के कि ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, ये तो होनी ही रहेंगी? प्रखर जी, आपसे शुरू करती हूँ। हाँ, जैसे देखिए ये चीज़ अब 6-7 साल के बाद तो ये चीज़ें बहुत कॉमन सी हो गई हैं कि कई बार होती हैं, एंड कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये किसी भी ऑफ़िस, भले वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, किसी भी सेक्टर में ये चीज़ें होती ही होती हैं। तो अब उसमें आप कई बार आप लाचार तो फ़ील करते हैं, कई बार आपके पास ऑप्शन नहीं होते हैं। लेकिन आजकल कंपनीज़ में बस ये अच्छा है कि मैंने देखा है कि कुछ टाइम के साथ ये चीज़ों पे बहुत सारा काम हो रहा है कि अगर आप किसी के साथ नहीं काम कर पा रहे हैं, गलती किसकी है इस पे बातें नहीं आती, लेकिन कई बार आप नहीं काम कर पा रहे हैं तो वो आपको किसी और प्रोजेक्ट में भेजते हैं, या आपको वहाँ पे भेजते हैं जहाँ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो इन चीज़ों में वैसे भी आप अपना मनोबल कम करके आप उदास होके कुछ वैसे ही नहीं कर सकते, आप कुछ बदल नहीं सकते। आपको बस ये हमेशा बिलीव होना चाहिए कि आपके अंदर काबिलियत है, और कुछ नहीं फल आपको मिल रहा है, या आपको जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उसमें आप कुछ वैसे भी वो आपके हाथ में नहीं होता है। वो ऐसी चीज़ है जो अनकंट्रोलेबल बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो बस आपको मन में बना के रखना रहता है कि मेरे अंदर टैलेंट है, अगर आज नहीं तो कल तो हमें जो मेरा शेयर ऑफ रिवॉर्ड्स हैं वो तो मिलेंगे ही। ठीक है प्रखर जी, आपकी जवाब से मैं सहमत हूँ। अब मैं प्रज्ञा और रिद्धि जी, आपसे ये जानना चाहूँगी, ऐसी सिचुएशन जब हमारे सामने आती है वर्क प्लेस पे, तो हम कितना भी कर लें हमारे मेंटल हेल्थ पे इसका असर पड़ता है। हम अपने आप को कितना भी स्ट्रांग बना लें, कितना भी सोच लें कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो होता ही होता है, बट वो हमारा दिमाग उन चीज़ों से हट नहीं पाता है। इसके अलावा वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बुलिंग टाइप की होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। ऐसी सिचुएशन आने पे आप उसको किस तरह से हैंडल करती हैं? क्या इन बातों को आप अपने घर में, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड सर्कल में, या अपने साथ के कॉलीग्स के साथ शेयर करती हैं या नहीं करती हैं? और किस तरह से इससे बाहर निकलती हैं? इसका आपके मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये जानना चाहूँगी मैं प्रज्ञा और रिद्धि जी से। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि काम का असर ज़रूर होता है मेंटल हेल्थ पे अगर वर्क एनवायरनमेंट नहीं अच्छा होता है, और बहुत लोग, सबकी डील करने की क्षमता अलग होती है। शायद कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो एक्चुअली में होता है वो काफ़ी ज़्यादा हद हो जाती है, इसीलिए मे बी बहुत लोग कंपनी छोड़ने का भी वो करते हैं। और रही बात शेयर करने की, तो कलीग के साथ तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वी कांट ट्रस्ट एनीवन इन द ऑफिस। और पेरेंट्स के साथ ज़रूर आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक टाइम ऐसा होता है कि आपको मन करता है कि आप ये जॉब छोड़ दो। एक 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 लिमिट क्रॉस हो जाती है, बट फिर वही है कि अगर आप उस चीज़ से कैसे वो डील कर पाते हो, या फिर उस चीज़ के बारे में, या फिर आप अपने बॉस से बात करो। अगर कुछ उसका एक उपाय निकल सकता है तो फिर ठीक है, वरना मेरे हिसाब से आई थिंक कि उस कंपनी में शायद रहना वो आपकी ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट डाल रहा है, क्योंकि आप बहुत डीमोटिवेट हो जाते हो। तो मेरे हिसाब से ये है कि आप उस पे, अगर आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत लोग को जानती हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ, तो मैं जानती हूँ कि बहुत ही ख़राब वो होता है। शायद कुछ लोग वोकल होते हैं, वो लोग बोल लेते हैं, बहुत लोग नहीं बोल पाते हैं। तो उस सेंस में आपको ज़्यादा दबना नहीं चाहिए, और उस पर विचार करके अपने हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। जी। मैं भी एग्री करती हूँ रिद्धि की बातों पे,
कि वर्क प्लेस पे ये चीज़ें बहुत होती हैं, ऑफ़िस पॉलिटिक्स बहुत होता है, पर कुछ टाइम के बाद हमें ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि ये सब चीज़ें होती हैं, ऑफ़िस का एक पार्ट होता है, बट हमें उन चीज़ों को खुद से डील करना सीखना पड़ता है एक्सपीरियंस के हिसाब से। और कभी भी ऑफ़िस की चीज़ों को अपने पर्सनली नहीं लेनी चाहिए, वरना वो मतलब हमें काफ़ी टाइम के लिए वो चीज़ मेंटली इफ़ेक्ट कर सकती है। तो थोड़ी देर के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें बहुत बुरी हो सकती हैं। तो धीरे-धीरे करके वो चीज़ें सीखनी पड़ती है टाइम के हिसाब से। तो क्या आपके सामने अगर कभी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, जो वर्क प्लेस की जो प्रॉब्लम होती है, हमें पता है कि आजकल के बच्चे सॉरी बच्चे आप लोगों के लिए कहना ठीक नहीं है, आजकल के जो यूथ हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं शेयर करते हैं क्योंकि उन्हें वो अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहते हैं। और जैसा कि रिद्धि जी ने कहा कि हम अपने कॉलीग्स के साथ तो बिल्कुल ही नहीं शेयर कर सकते क्योंकि हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि कॉलीग्स के साथ आप ऑफ़िशियल हर मैटर शेयर नहीं कर सकते हैं। और कोई बहुत अच्छा फ्रेंड अगर है आपकी लाइफ में, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा फ्रेंड होना, एक अच्छा फ्रेंड मिल जाना एक हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं सौभाग्य की बात है, अगर हमारे पास कोई एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जिससे हम अपनी हर बात कह सकें। अगर ऐसा कोई है तो शायद आप शेयर करते हों। पेरेंट्स से नहीं शेयर करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या आप अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहते हैं? या आपको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स आपकी परेशानी को समझेंगे नहीं? या आप उनसे शेयर करते हैं? तीनों में से कौन-सी बात है? मैं तो कर लेती हूँ, बाकी प्रखर जी और प्रज्ञा जी बताएँगे। आप अपने वर्क प्लेस की प्रॉब्लम पेरेंट्स के साथ शेयर करती हैं रिद्धि जी, वेरी गुड। हाँ, और मैं अपना प्रज्ञा माँ बाबा के लिए कर लेती जी, बहुत अच्छी बात है। और प्रज्ञा और प्रखर जी आप? वही तीनों देखिए, अब अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आप शेयर करना और सॉल्यूशन पाना हमेशा एंड गोल नहीं होता है। कई बार आपको बोल के भी अच्छा लगता है। कुछ बातें आप बोल लेते हो, कुछ बातें नहीं आप बोलते हो। कुछ बातें आप दोस्तों से शेयर कर लेते हो, कुछ बातें आप खुद से रिज़ॉल्व कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम होती है। तो हर तरह की मतलब बातें अलग-अलग रहती हैं। कुछ बातें हम शेयर भी करते हैं, कुछ बातें हम नहीं भी शेयर कर पाते हैं। तो उसमें कोई ऐसा रीज़न की बात नहीं है, बस यही होता है कि कई बार हाँ, ये बातें रहती हैं कि कई बार वो खुद भी परेशान होंगे कि हाँ, बड़ी दिक्कतें हैं। ऐसा होता है कि अब एक जनरेशन गैप तो रहता ही है। अब उन्होंने जो अपनी प्रॉब्लम नहीं देखी है, अपनी जॉब लाइफ में जो हमने देखी है, वो बहुत अलग-अलग होती हैं। तो कई बार वो भी परेशान होते हैं कि हम इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं बता पा रहे हैं उनको। तो इस वजह से ही कहीं न कहीं हमें खुद ही सॉल्यूशन मिल जाता है कुछ दिनों में, या हम खुद उस बातों को भूल जाते हैं या सॉल्व करना सीख जाते हैं। तो बातें तो वही है कि हर तरह की ही होती हैं। प्रज्ञा जी आपकी क्या राय है? मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ प्रखर जी से कि कई बार होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाती हैं अपने से, लेकिन कई बार होता है कि प्रॉब्लम्स बड़ी होती है और लगता है कि बस बता दो, जैसे मन हल्का हो जाता है बोल करके मम्मी पापा को कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई है और ये बात है। तो कई बार वही है कि हम सॉल्यूशन एक्सपेक्ट नहीं करते, पर बोल कर अच्छा लगता है, लाइट फील होता है कि बोल दिया ये चीज़। तो ये होता है, बट मोस्टली हम अगर नहीं बताते हैं तो उसका रीज़न यही होता है कि वो परेशान होंगे सुन करके और फिर वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगेगी। तो जितना हम अपने एंड से कोशिश कर सकते हैं, हम खुद से ही ट्राई करते हैं कि सॉल्व हो जाए। तो कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि प्रॉब्लम से हम अकेले जूझ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, तो परेशानी नहीं आप लोगों को महसूस होती है कि हम इस अपनी एक हमारे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हम किसी से डिस्कस भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्लियर है कि हम अपने कॉलीग्स के साथ कर नहीं सकते। हमें फ्रेंड कोई इतना ज़्यादा ट्रस्ट वाला हमारे पास नहीं है। पेरेंट्स से हम इसलिए नहीं शेयर करेंगे क्योंकि हमारे पेरेंट्स परेशान होते हैं। तो क्या आप लोगों को परेशानी नहीं महसूस होती है? अकेले जूझना, अकेले लड़ना, अकेले इन चीज़ों का सामना करना? या ये चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं? बिल्कुल, बस हम वही बोलने वाले थे कि ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, जी, और आप अपने खुद के सबसे अच्छे दोस्त तो हमेशा से होते ही हो। तो जी। आप मतलब कई बार लोग मुझे बोलते हैं, लगता मेरे है मम्मी-पापा भी बोलते थे कि हाँ, कई चीज़ें आपको मतलब खुद से ही सीख सकते हो क्योंकि आप अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हो। जी, जी, बहुत मैं अच्छी प्रज्ञा जी बात कही बोलिए, और काफ़ी सॉरी आपको आपने मैं कट हाँ। किया। जी, मैं बस ऐड ये करना चाहती हूँ कि अगर हम हर चीज़
पूछने लग जाएंगे कि अभी क्या करना है, इस वक्त क्या करना है, तो हमारी आदत हो जाएगी हर चीज़ में आंसर ढूंढने की, पूछने की। बिल्कुल। तो हम खुद से कैसे लर्न करेंगे, हम खुद से कैसे सीखेंगे, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सही है। बात। ये आज के यूथ की ये बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और इसलिए वो स्ट्रॉन्ग भी हैं और बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उनके पेरेंट्स को लगता है कि अभी तो ये छोटे बच्चे हैं, ये तो हमारे बच्चे हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर वो इतने अच्छे डिसीजंस ले लेते हैं, इतने अच्छे स्टेप्स उठा लेते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स को बहुत कूल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ये आप आज के यूथ की, आपके जनरेशन की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है सॉरी, तो पेरेंट्स से शेयर करना किसी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स हो सकता है आपको प्रॉपर सॉल्यूशन ना दें, लेकिन आपको सॉल्यूशन निकालने में आपका पूरा सहयोग करेंगे और पेरेंट्स का आपके बगल में खड़ा होना, यही आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी। तो अगर भगवान ना करे लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम है, कोई सॉल्यूशन आप ढूँढना चाहते हैं, आपको लगता है कि पेरेंट्स के पास नहीं है इसका जवाब, वो हमारे इस ऑफिस से रिलेटेड या वो वहाँ दूसरे शहर में बैठे, मैं इस शहर में बैठा हूँ, यहाँ पे ये समस्या है, वो क्या करेंगे? ऐसा सोच के उनसे दूर हट के अपने प्रॉब्लम से लड़ते रहना, ऐसा मत करिएगा। कभी ज़रूरत हो तो उनकी मदद लेना या उनको बताने से कभी दूर मत हटिएगा। पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चे अपने आप में ही रहते हैं। घर में भी रहेंगे तो वो अपने, ये आपसे थोड़ा इधर हट के सवाल है, जो आपके वर्क प्लेस, ऑफिस और इन चीज़ों से हट के जब आप घर में होते हैं, घर भी जाते हैं तो घर में जाने के बाद भी अपनी ही दुनिया में रहते हैं। अपने कमरे में, अपने फ़ोन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ घर पे रहते हुए आप कितना वक़्त गुज़ारते हैं? आप अपने पेरेंट्स को कितना समय देते हैं? उनकी समस्याओं को कितना सुनना चाहते हैं? उनके साथ कितना घूमना-फिरना पसंद करते हैं? उनके साथ कितना उठना-बैठना पसंद करते हैं? ये मैं जानना चाहूँगी आप लोगों से। रिद्धि जी, इसका जवाब मैं आपसे शुरू करूँगी कि आप जी। अपने, क्योंकि एक माता-पिता तो हमेशा अपने बच्चे के लिए समय निकालते हैं, सब कुछ छोड़ के। लेकिन आप अपने पेरेंट्स के लिए कितना समय निकालते हैं? उनको कितना समझते हैं? उनके साथ कितना वक़्त गुज़ारते हैं? इसका जवाब मैं जी, जानना चाहूँगी। शनु जी, मैं बहुत ही होमली पर्सन हूँ, तो शायद मैं बहुत ज़्यादा मम्मी-पापा के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और शायद अलग भी जाती हूँ घर से तो काफ़ी रोती भी हूँ। तो अगर टाइम स्पेंड करने की बात होए तो बहुत ज़्यादा करती हूँ और इवन मैं अगर बाहर कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ, वैसे तो मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा है नहीं, अगर निकल भी जाती हूँ तो भी मम्मी ढूँढती रहती हैं कि हाँ, घर आओ। तो टाइम स्पेंड तो मैं बहुत डेफ़िनेटली बहुत करती हूँ और शायद ये शिकायत मम्मी-पापा को ना रहे कि मतलब मेरी तरफ से तो शायद ना रहे कि घर पे नहीं रहती है और फ़ोन में लगी रहती है। फ़ोन में लगी रहती है, एक शिकायत रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बात नहीं करती है, ऐसा कुछ नहीं है। शायद आप मेरे अपने, भाई से हो सकती है बट मुझसे नहीं हो सकती है। अब मुझे आपके मम्मी-पापा का फ़ोन नंबर लेना पड़ेगा और उनसे जानकारी लेनी पड़ेगी कि आपकी बिल्कुल, बात में सच्चाई है या नहीं है। होनी बिल्कुल। चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और रही बात उनकी समस्या सुनने की, तो आई थिंक जब बच्चे पास में होते हैं तो मम्मी-पापा की समस्या वैसे ही दूर हो जाती है। तो आई थिंक रहना चाहिए, मम्मी-पापा के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब बच्चे बाहर से आते हैं तो वो लोग कितना वेट करते हैं और कितना ज़्यादा खुशी होती है। तो वही देख के अपने आप लगता है कि हाँ, इनके पास बैठो और बातें शेयर करो। शायद यही बातें बाद में यही टाइम मिस करोगे तुम, घर आना ही सबसे बड़ा। प्रखर जी, आप लड़के हैं, लड़कियां ज्यादातर माँ के इर्द गिर्द घर के अंदर रहती हैं, माता पिता के साथ वक्त गुजारती हैं। लड़के थोड़ा, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, माता पिता के साथ उतना खुल के बातचीत नहीं करते, उनका संवाद थोड़ा कम होता है। वो ऐसा नहीं कि वो केयरिंग नहीं होते हैं, केयर बहुत करते हैं, लेकिन संवाद कम करते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? देखिए, संवाद करने का उतना ऑप्शन बचता नहीं क्योंकि मेरी 3 बहनें हैं। तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। हमको स्लॉट नहीं मिलता है कि हम भी थोड़ा संवाद कर सकें। बट हाँ, जोक्स असाइड तो थोड़ा बहुत मतलब
हाँ, आपकी बातों से हम थोड़ा सहमत है कि हाँ, हम घर पे रहते हैं, बट उतना बातचीत नहीं होती है। हाँ, लेकिन हाँ, ये रहता है कि कभी-कभार हम लोग जैसे मम्मी-पापा को मेरे घूमना बहुत पसंद है, तो उन्हें घुमाने ले जाना या उन्हें ऐसे कहीं भी कभी रात में खिलाने-विलाने ले जाना या घर पे बैठ के कोई मूवी-वूवी देखना, तो उस तरह से थोड़ा हम लोग का टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब एक सवाल मेरा प्रज्ञा और रिद्धि आपसे है। आप जॉब कर रही हैं, आपके हाथ में एक अच्छी सैलरी आ रही है, आप अपने मन मुताबिक जीवन यापन कर रही हैं, अपने हिसाब से सोना, अपने हिसाब से जगना, अपने हिसाब से काम करना, न करना, जो चाहिए वो आप करने के लिए अभी स्वतंत्र हैं। एक ये है लाइफ। दूसरी तरफ एक लाइफ है हाउसवाइफ की, जो घर के अंदर रहती है, बहुत कुछ करती है, पर उसके हाथ में कोई बंधी बधाई सैलरी नहीं आती है। वो सैलरी के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन वो घर के अंदर है, सुकून से घर के काम खत्म किया, जब मन किया सोया, जब किया मन किया जगी, जब मन किया कहीं गई, मूवी देखा, टीवी देखा। एक ये लाइफ है। एक आपकी लाइफ है, आपको सुबह टाइम पे उठना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, अपना बनाना है, खाना है, लेकिन आप फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। फाइनेंशियली आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, अपने हिसाब से रहती हैं। दोनों लाइफ जो आज की लड़कियों का, आजकल की महिलाओं का, ये जो दो ऑप्शन है, एक वर्किंग होना और एक हाउसवाइफ होना, दोनों में से अगर आपको कल को एक हाउसवाइफ बनने का ऑप्शन दिया जाए, तो क्या आप पसंद करेंगी? मैं रिद्धि और प्रज्ञा, आप दोनों से जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने देख लिया, वर्किंग स्टाइल देख लिया, ऑफिस जाना, ये सब करना, एक अच्छे कई सालों का आपके पास एक्सपीरियंस हो गया है। दूसरी तरफ आप अपने आसपास की सोसाइटी में, घरों में एक हाउसवाइफ की भी लाइफ देख रही होंगी। दोनों को कंपेयर आप भी कभी कभी तो करती ही होंगी, कि दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन सी लाइफ बेटर है? ऐसा नहीं है कि इसका जो जवाब आप देंगी वो आपकी लाइफ में अप्लाई होगा, ऐसा नहीं। मैं एक राय जानना चाहती हूँ कि आज के यूथ की राय क्या है? मेरी ये राय है कि हाउसवाइफ और ऐसे वर्किंग लेडी में बहुत डिफरेंस हो जाता है, बट आप एक टाइम पे जब काम करना स्टार्ट करते हो, फिर आपका वही लाइफ हो जाती है। इवन शादी के बाद भी आप खाली नहीं बैठना चाहते हो, मतलब खाली इन द सेंस एज अ हाउसवाइफ शायद आप जितने इंडिपेंडेंट हो सकते हो अपने अर्निंग से, वो अलग फीलिंग होती है, वो अलग जो कर चुका है जॉब उसके लिए काफ़ी अलग होती है, जो इंडिपेंडेंसी होती है कि हाँ आप अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो, और आप एक हाउसवाइफ भी अच्छे हो सकते हो प्लस वर्किंग भी हो सकते हो। तो और नहीं, हाउसवाइफ, मेरा सवाल ये है कि आपको अगर ऑप्शन दिया जाए तो आप कौन सा चूज करेंगी? दोनों में से एक, हाउसवाइफ होना या आज की जो आपकी लाइफ स्टाइल है, जॉब वर्किंग होना, दोनों में से एक में से आप क्या पसंद करना चाहेंगे? वर्किंग। वर्किंग, ओके। जी, प्रज्ञा जी, आपकी क्या राय है? डेफिनेटली वर्किंग ही प्रेफर करूंगी, क्योंकि एक टाइम के बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे हिसाब से तो मतलब जिसने काम किया है, जो एक्चुअली में काम कर रहा है, उसके लिए वो लाइफ होना मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को कभी लालच नहीं लगता उन लेडीज को देख के जो घर में आराम से एसी में बैठी, टीवी देख के खा रही है, पी रही है, ऐश कर रही है, उनको देख के क्या आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता हम भी ऐसी जिंदगी जिए? ये सिर्फ एक सवाल है। उन लोग की ज्यादा टफ होती होगी। आई थिंक घर आने के बाद भी कर लेते हैं, हम लोग भी टीवी देख लेते हैं, हाँ। कभी अपना एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, तो कोई चीज़ ऐसा नहीं लगता है कि हम मिस कर रहे हैं कोई पार्ट। ओके। प्रखर जी, आपसे मेरा सवाल है, आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है? जी नहीं। आप कैसी लड़की पसंद करेंगे शादी के लिए, वर्किंग या नॉन वर्किंग? ये सिर्फ एक सिंपल सा, अगर आप जवाब देना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। मैं ये जानना, बस एक आज के यूथ का विचार मैं जानना चाहती हूँ कि आज के यूथ क्या सोचते हैं।
क्योंकि वर्किंग और नॉन वर्किंग में फ़र्क होता है। तो कई थोड़ी-सी हमें सुविधा वर्किंग से मिलती है, थोड़ी सुविधा नॉन वर्किंग से मिलती है। अगर हमारी वाइफ़ आपकी वाइफ़ वर्किंग होगी, तो एक ल अलग लाइफ़स्टाइल मिलेगी, नॉन वर्किंग होगी तो एक अलग सुविधा मिलेगी। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? देखिए, पहले तो पर्सनल चॉइस उन्हीं की होनी चाहिए कि उनको वर्किंग रहना है कि नॉन वर्किंग। बट मेरे लिए ये है कि हाँ, एक लाइफ़स्टाइल जो एक तरह की अलग तरह की लाइफ़स्टाइल होती है, और जिस जो लाइफ़स्टाइल आजकल हम लोग जी रहे हैं, वो उसका पर्सपेक्टिव कहीं न कहीं प्रज्ञा जी और रिद्धि जी से आपको पता ही चला होगा कि उनको खुद ही वो लाइफ़स्टाइल नहीं पसंद आएगी कि आप नॉन वर्किंग हैं और आपको घर में रहना पड़ रहा है। तो एक वर्किंग लाइफ़स्टाइल के साथ ना, क्योंकि आजकल का एटमॉस्फेयर और ऐसा सब कुछ ऐसा बदल चुका है कि आप एक हाउसवाइफ होने के साथ आप थोड़ा कहीं न कहीं एक बोरियत वाला जो शब्द आता है वो आजकल की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्रीप कर गया है। तो मेरे लिए एक ऑप्शन हमेशा वही वर्किंग लाइफ के लिए रहेगा, क्योंकि बेटर बैलेंस रहेगा हमेशा से। अच्छा, एक और सवाल मेरा आप तीनों से ही है, जो कि आज हमारे जो आपके पेरेंट्स हैं या सोसाइटी के और जो लोग हैं, उनकी जो शिकायत आज के युवा वर्ग से है, सबसे बड़ी शिकायत, कि आज का जो युवा वर्ग है, वो रिश्तों को महत्व नहीं देता है। उसके रिश्ते बहुत सीमित हो चुके हैं। वो अपने भाई-बहन या बहुत सगे जो मौसी, चाचा, बुआ, जो अपने जिनको हम कहते हैं क्लोज़ रिलेशन, उसको तो मानते हैं, उनको थोड़ी वैल्यू देते हैं कि हाँ, ये हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन जो जनरेशन है, जो रिश्तों का जो दायरा है, वो बहुत बड़ा है। जो पहले की पीढ़ियाँ हैं, हमारे समय से पहले के लोग बहुत दूर-दूर के रिश्ते निभाते हैं और रिश्तों को पूरी अहमियत देते हैं, उनके लिए रिश्ते बहुत कुछ हैं। लेकिन आज का जो जनरेशन है, वो इन चीज़ों से थोड़ा हट के जाता है कि क्या तुम पेरेंट्स को भी टोकते हैं कि क्या ये, क्या वो, और चाहते हैं कि रिश्तों को थोड़ा सीमित किया जाए। तो रिश्तों को लेके आप लोगों की क्या राय है? कि क्या जो दूर के रिश्ते हैं उनको निभाना चाहिए, या जैसा कि समय बदल रहा है, परिवार सीमित हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, तो रिश्तों को सीमित करना चाहिए? मेरे हिसाब से जो क्लोज़ वन है उन्हीं से रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है नहीं बाकी लोग से नहीं रखना चाहिए, लेकिन अ, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आई थिंक क्लोज़ वन ही ज़्यादा आपके क्योंकि आप शुरू से उन्हीं से ज़्यादा आजकल ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता है, या फिर आप जितना समझते हो आज की जनरेशन शायद जितना समझती है, शायद क्लोज़ वन ही ज़्यादा वो होते हैं। और रही बात दूर के रिश्तेदार की, हाँ हम बहुत लोग होते हैं जो रोकते हैं कि मत बात किया करो, मम्मी-पापा हो चाहे जो भी हो, वो उन लोग का अपना-अपना रीज़न रहता है। बट आई थिंक कि उनको नहीं ऐसा करना चाहिए कि हाँ, नहीं बात, क्योंकि उन लोग से आज से नहीं वो रिलेशन रहता है, काफ़ी टाइम से रहता है। बट अगर मेरे पर्सपेक्टिव से सोचा जाए, शायद हम लोग के मन में भी काफ़ी ऐसी बातें होंगी जो शायद उस चीज़ से थोड़ा-सा मन हटता होगा, और शायद इसीलिए आई थिंक कि क्लोज़ वन से ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाते हो। और बहुत लोग के रिश्तेदार अच्छे नहीं होते हैं, तो वो लोग क्लोज़ वन से भी नहीं हो पाते हैं। तो जी। सबका अपना-अपना वो होता है। तो प्रज्ञा और प्रखर जी, आपकी क्या राय है कि क्या दूर के रिश्तेदारों से निभाने, जो आज का ट्रेंड चल रहा है कि परिवार के लोग दूर के रिश्तों को निभाने से रोकना चाहते हैं, ये सही है या नहीं सही है? आप लोग क्या सहमत हैं इस बात से? क्योंकि ये लोगों की शिकायत है कि आज का जनरेशन रिश्तों से दूर भाग रहा है। नहीं, देखिए, दूर और पास के रिश्ते से डेफिनिशन उतनी नहीं रहती है। ये रहती है कि आप अच्छा इंसान जो है, जिनसे आप अच्छे लोग हैं, उनसे आप अच्छा रिश्ते बनाइए। वो भले आपसे कितना भी दूर हो, ठीक है? उनसे मनाने पे होता है। और प्लस आजकल की यूथ का ये कहना इसलिए भी होता है क्योंकि उनको पता है कि कल को चल के उनसे उतना नहीं निभाया निभाया जाएगा। उनको पता है कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप हमेशा से हर किसी से वो रिश्ता निभा पाएँ। तो मेरा मानना ये है कि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे रिश्ते हैं, आप हमेशा उनके साथ बने रहिए, आप उनके साथ रहिए, आप उनके साथ बात करिए, सब कुछ करिए। पर हाँ, आप सबको लेके कहीं न कहीं नहीं चल पाते हैं आप।
पहले के ज़माने में 200-300 लोग आप हमेशा, क्योंकि आपके पास समय होता था, आप हर जगह हर एक छोटे से फंक्शन में आज 300-400 लोग इकट्ठा होते थे। आज वो समय नहीं रह गया, लोग विदेश में भी रहते हैं, देश में भी अलग-अलग शहरों में रहते हैं। तो वो थोड़ा टाइम के साथ दिक्कतें और चीज़ें तो बदली हैं ही। प्रज्ञा जी, आप भी सहमत हैं इन लोगों की बातों से? जी, मैं भी कंप्लीटली मतलब सहमत हूँ जो प्रखर जी ने और रिद्धि ने बोला है कि डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन कैसा है उस इंसान से। आप कितने क्लोज हो एक दूसरे से, ये नहीं मैटर करता कि आपका रिश्ता कितना, रिश्तेदारी कितनी दूर की है। तो अगर आप क्लोज हो तो आपको हमेशा बनाए रखना चाहिए उस इंसान से, क्योंकि ऐसे इंसान भी मिलना आज के टाइम में इतना ईजी नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो यही है। और क्योंकि अब आज के टाइम में हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है, लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है कि हम सबके साथ बना के रख भी नहीं सकते। जी। तो लेके मेरे सवाल का जवाब यही हुआ, जो आज के पेरेंट्स की, आज के लोगों की शिकायत है, तो आप सब सहमत हैं कि उनकी शिकायत जो है वो सही है। वो ये कहते हैं कि आज का जनरेशन रिश्तों से दूर जा रहा है, तो आप तीनों भी इस बात से सहमत हैं कि हाँ, ये सच है। चलिए, तीसरा सवाल, आप तीनों ही अनमैरिड हैं, आपकी शादी का समय होगा, शादी आपके शायद पेरेंट्स ढूँढ रहे होंगे, देख रहे होंगे। शादियों को लेकर आपका क्या विचार है? आज की शादियों का जो पैटर्न चल गया है, डेस्टिनेशन वेडिंग और एक सिंपल वेडिंग, जैसे पूरे रिचुअल्स के साथ घर पे की जाती है, लोगों को बुला के, पूरे शोर-शराबे, हंगामे के साथ, जिसमें हमारे सारे अपने शामिल होते हैं। आप लोगों की नज़र में आप कौन-सी शादी अच्छी है? डेस्टिनेशन वेडिंग, जिसमें एक लिमिटेड लोगों को लेकर के जाते हैं और शादी हो जाती है, और एक पूरे रिचुअल्स के साथ शादी होती है घर में। आपको क्या पसंद है? आपको अगर ऑप्शन दिया जाए तो आप दोनों में से किस तरह की शादी पसंद करेंगे? डेस्टिनेशन वेडिंग या रिचुअल्स के साथ घर पे? देखिए, अब रिचुअल्स के साथ घर पे हो या डेस्टिनेशन वेडिंग हो, मेरा मानना ये है, मैंने दोनों तरह की शादियाँ देखी हैं। एक ऐसी शादी होनी चाहिए जहाँ एन्जॉयमेंट अच्छा खासा हो। जैसे मैंने शादियाँ देखी हैं डेस्टिनेशन पे भी, और ऐसे भी लोग रिचुअल्स और बहुत सारी चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि उन वो शादी कभी नहीं एन्जॉय कर पाते हैं। इतना स्ट्रेस होता है उनको शादी से पहले का, शादी के दौरान का, शादी के बाद का भी, कि वो पूरी शादी कहीं भी एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी डेस्टिनेशन घर से आप कर रहे हो, आप एक कमरे के मकान से कर रहे हो या आप बहुत बड़े महल से कर रहे हो, वो उतना मैटर नहीं करता है जितना आप एन्जॉय कितना कर रहे हो उन शादियों में, वो मैटर करता है। प्रज्ञा और रिद्धि, आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से भी यही है कि डेस्टिनेशन वेडिंग भी अच्छी होती है और घर से की हुई शादी भी बहुत अच्छी होती है। बट डेफिनेटली घर में जो शादी होती है, जैसे हम अ, अपने हर एक घर के कोने को यूज़ करके एक वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। रिद्धि जी, आप किस तरह की शादी करना पसंद करेंगे? घर की शादी आई गेस अच्छी होती है। हाँ, डेस्टिनेशन भी अच्छी होती है, डिपेंड करता है कि आप उस घर से कितना जुड़े हो, बट आई थिंक घर की शादी अच्छी है। ठीक है। अब आप तीनों अपनी ओर से कुछ अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने वर्क प्लेस के बारे में कहना या पूछना या बताना चाहें, जो हमारे यूथ के लिए, हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे कुछ शेयर करना चाहें, कुछ बताना चाहें? बस एक ही बात थी, जो आपका एक शुरुआत का क्वेश्चन भी था कि हुँ। कई बार आपको बहुत कुछ मेहनत करने पे भी आपको वो प्रमोशन, रिवॉर्ड और वो सब मॉनेटरी चीज़ें जो होती हैं, या जो आपको रिवॉर्ड चाहिए रहता है, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो टाइम के साथ आप सबसे बड़ी चीज़ यही सीखते हो कि सबसे बड़ा लेसन ये नहीं होता है कि आप सब कुछ किए और आपको मिल गया। सबसे बड़ा लेसन ये होता है कि आपने सब कुछ सही किया, फिर भी आपको जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट था, वो आपको नहीं मिला। तो ये चीज़ हमेशा इंसान को सीख के आगे ही बढ़नी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल के टाइम में, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में होता नहीं है। जी, बहुत बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि हमें हमेशा इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो कहीं पे भी, चाहे आपके ऑफ़िस में है या घर में है, सोसाइटी में है, हमारी एक्सपेक्टेशंस कभी हमेशा पूरी नहीं होती हैं।
कहीं न कहीं इफ बट हमेशा लगा रहता है। तो इस इफ और इस बट को एक्सेप्ट कर लेना ही हमें हमेशा सफल बनाता है और हमें खुश रखता है। जहाँ हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई और हम स्ट्रेस में आ गए, हमारी लाइफ वहीं पे डिस्टर्ब होती है। तो खुश रहने के लिए ये माने कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे, आपको आपका जो गोल है वो हमेशा अचीव नहीं होगा। तो वो एक स्पेस अपनी लाइफ में रखना बहुत ज़रूरी है। ये मान के रखना है कि ठीक है, हमने अपना तो बेस्ट किया, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेस्ट करने का जो हमारा प्रयास है वो ही छोड़ दें। बेस्ट करने का प्रयास रखें, बाकी अगर नहीं मिलता है तो अपने भाग्य पे हमेशा भरोसा रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें कि हम जो कर रहे हैं उसका हमें बेनिफिट, उसका हमें फ़ायदा आगे जाकर ज़रूर मिलेगा। आज आप तीनों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके व्यूज़ बहुत क्लियर हैं, आप किसी भी टॉपिक को लेके बिल्कुल ही कन्फ्यूज़ नहीं हैं। लाइफ़ को लेकर के, अपने काम को लेके आप बिल्कुल क्लियर हैं। आपको पता है कि आपको लाइफ़ में क्या करना है, कैसे करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। साथ में आप अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स को लेकर केयरिंग हैं, उनके बारे में आपके व्यूज़ सारे क्लियर हैं। आप क्या आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ फ्रेंडली हैं? आप जो भी बात चाहते हैं अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं? जी, मैं कर सकती हूँ। हाँ जी। मोस्टली जितना भी होता है हम लोग स्पेशली मम्मी तो फ्रेंड्स ही होती हैं, जो मर्जी होता है, जो मन में आता है उनसे बोल सकते हैं। और वो हमेशा जानने के लिए भी एकदम वो रहती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उस सेंस में अच्छा है कोई पता सुनने है वाला। मम्मी को कुछ भी बोलेंगे तो वो तो कुछ बुरा नहीं मानेंगी, वो तो किसी बात की जजमेंट नहीं रखेंगी, तो मम्मी से एकदम फ्री होके कुछ भी बोल सकते हैं। प्रखर जी, आप शांत हैं? नहीं, हाँ जी, यही सेम है, ऐसा कोई बैरियर नहीं रहता है, फ्रेंडली है घर पे भी, सबसे आप बातें कर सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली एक पापा के साथ थोड़ा कम रहता है, लेकिन हाँ, मम्मी के साथ आप बहुत फ्रेंडली तो रहते ही हो। एक सवाल मैं पूछ रही हूँ, अगर आपको जवाब नहीं देना चाहिएगा कोई बात नहीं। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप मेल फीमेल दोनों साथ में काम करते हैं। कई बार आपके सामने सिचुएशन आती होगी जो थोड़ी ऑड होती होगी, डिफरेंट होती होगी, आपको कहीं टच करती होगी या कहीं आपको नुकसान करती होगी। ऐसे मैटर्स को भी क्या आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लेते हैं? हाँ या ना? या अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं कोई बात नहीं। कुछ ऐसा अभी जैसे तक इसी हुआ नहीं है। हाँ, हुआ नहीं है, अगर ऐसी होगा सिचुएशंस तो बहुत हुँ, हाँ, चलिए, तो वो ठीक है। डिपेंड करेगा कि कैसी बात हो तो। जी। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के बारे में जानकर, आप लोगों से बात करके, और जिस तरह से आपने आज इस सेशन को किया है, इस मंच पे चर्चा की है, वो बहुत सराहनीय है। और मैं आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए, सफलताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और कोशिश करूँगी कि आप लोग, हमारी प्रार्थना आपको लगे और आप जीवन में बहुत आगे तक जाएँ। आगे फिर इस मंच पे जब कभी मुझे आपकी आवश्यकता महसूस होगी, आपसे चर्चा करना चाहूँगी, अवश्य आपको आमंत्रित करूँगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मंच पे आके इस चर्चा को ज़रूर सार्थक करेंगे। क्या थैंक यू आपको इस मंच पे आकर अच्छा लगा? थैंक जी, यू बहुत शनम अच्छा जी। लगा। ये बहुत ही अच्छा चांस था हमारे लिए अपनी बातों को शेयर करने का, और कई चीज़ हमें बोलते-बोलते भी रियलाइज़ हुई कि हाँ, ऐसा है। तो थैंक यू उस चीज़ के लिए, हमें ये मौका देने के लिए। जी, हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा और पैनल से मिलके भी हमें बहुत अच्छा लगा, प्रज्ञा जी और रिद्धि जी से भी मिलके अच्छा लगा हमें। तो बहुत सारी बातें अच्छी लगी इन लोग की भी। हाँ जी। शनम जी, तो थैंक यू थैंक आप यू। तीनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं और शुभकामनाओं के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करती हूँ और फिर दोबारा इस मंच पे आपसे ज़रूर मुलाकात हो, ये मेरी कोशिश और मेरी प्रार्थना रहेगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू आप थैंक सभी। थैंक यू।